चैप्टर 51 सैवेज फॉक्स 2 यह आप हैं। वह अपंग अब यहाँ नहीं है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस जगह पर कोई भी नहीं आ सकता है, फू मिंगजू ने ईर्ष्या से कहा। वह जीवन भर इस महिला को दोबारा नहीं देखना चाहती थी। अपंग? क्या आप अपने बारे में बात कर रहे हैं? लिंग रुओजू ने मजाक उड़ाया, उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी थीं। मैं हमारे पूर्व प्रतिभाशाली वरिष्ठ भाई लिंग रोहान के बारे में बात कर रही हूँ। पूरे पूर्वी लेगून में हर कोई जानता है कि वह पहले से ही एक अपंग है, फू मिंगजू ने तिरस्कार पूर्वक कहा। अगर तुमने उसके बारे में एक और शब्द भी कहने की हिम्मत की, तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, लिंग रुओक्सू ने ठंडी चेतावनी दी। वह किसी को भी अपने भाई के बारे में ऐसा कहने की इजाजत नहीं देगी। पूर्वी लेगून साम्राज्य में हर कोई जानता है कि लेंग रुहान ने अपनी क्षमताओं को अधिक महत्व दिया और उग्र गेंडों को उकसाया। न केवल उसने हेवनली फीनिक्स अकादमी के कई छात्रों को घायल कर दिया, बल्कि उसने खुद को अपंग भी बना लिया। यह सब प्रतिशोध है। यह सोचना कि मैं उसे काफी पसंद करती थी। मुझे उससे इतना मूर्ख होने की उम्मीद नहीं थी। सौभाग्य से, यह अतीत में है। अब कोई भी उस अपंग को पसंद नहीं करेगा, फू मिंगजू ने जारी रखा। अस्वीकृत ढंग से उपहास करना, यह उसे पसंद न करने के लिए लिंग रुहान का प्रतिशोध था। वो ईस्टर्न लेगून में नंबर 1 सुंदरी थी, लेकिन उसने कभी भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। वह निश्चित रूप से अब उससे शादी नहीं करना चाहेगी क्योंकि वह अपंग है। केवल एक अद्वितीय प्रतिभा ही उसके योग्य थी। बाम, लिंग रुओजू ने कुछ भी अनावश्यक नहीं कहा। उसने सीधे अपना हाथ उठाया और फू मिंगजू के खूबसूरत चेहरे पर थप्पड़ मारा। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। फू मिंगजू का आधा चेहरा सूज गया और उसके मुंह के कोने से लाल तरल पदार्थ बहने लगा। तुम कुतिया, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? फू मिंगजू स्तब्ध रह गया। स्मैक, लिंग रुओजू ने फू मिंगजू के चेहरे के दूसरी तरफ थप्पड़ मारा, जो तुरंत सूज गया। लिंग रुक्सू ने अपनी उत्कृष्ट कृति को संतुष्टि के साथ देखा। बुरा नहीं, बहुत सम्मित। फैंग एओरन, जो किनारे पर खड़ा था, आश्चर्यचकित था। फिर उसने ऐसे देखा जैसे उसने कुछ देखा ही न हो। प्रिय गुरु, अपने आप को थकाओ मत। अपने प्रिय को उसे सबक सिखाने में मदद करने दो। डार्लिंग की आवाज लिंग रुओजू के दिमाग में गूंज उठी। ठीक है। लिंग रुओजू ने डार्लिंग को बाहर जाने दिया। जैसे ही डार्लिंग बाहर आया, वह तुरंत लिंग रुओजू की बाहों में कूद गया और उसके साथ सहवास से रगड़ने लगा। फिर उसने अपनी ठंडी चांदी की आंखें फू मिंगजू की ओर घुमाई। कैसी बदसूरत औरत है, डार्लिंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। वो एक सज्जन लोमड़ी थी जिसे लड़ना पसंद नहीं था, लेकिन उसे डर था कि उसका प्रिय मालिक थक जाएगा, इसलिए वह एक क्रूर लोमड़ी बनने का कठिन कार्य करेगा। डार्लिंग का छोटा शरीर तेजी से फू मिंगजू के सामने कूद गया, जो अचंभे में पड़ गया था। उसने अपने नुकीले छोटे पंजे फैलाए और उसके सूजे हुए चेहरे को तेजी से कई बार खरोंचा। आह! एक कान भेदी चीख तुरंत पूरी अकादमी में गूंज उठी। फू मिंगजू की चीख ने डार्लिंग को परेशान कर दिया, इसलिए उसने उस पर पानी का एक बड़ा गोला फेंका, जिसके बाद कुछ बिजली गिरी। पानी और बिजली की परस्पर क्रिया से फू मिंगजू तुरंत बेहोश हो गया। क्या चतुर लोमड़ी है! फैंग एओरन स्तब्ध रह गया, और उसके माथे पर पसीने की एक बूंद लुढ़क गई। खत्म करने के बाद, डार्लिंग अपने छोटे पंजे धोने के लिए पास के तालाब में भाग गया। फिर वह जल्दी से अपने प्यारे मालिक की गर्म बाहों में कूद गया। उसकी सारी हरकतें बहते पानी की तरह सहज और स्वाभाविक थीं। लिंग रुओजू स्तब्ध रह गई। उसने फू मिंगजू की ओर देखा, जिसका चेहरा खून से लथपथ था। डार्लिंग बहुत क्रूर है, फिर भी अच्छा किया। फैंग एओरन ने अपने सामने की हर चीज को खुले मुंह से देखा। वे हरकतें कुछ ज्यादा ही तेज थीं। वास्तव में, सब कुछ पलक झपकते ही हो गया, इसलिए उनके पास प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं था। यह देखकर कि फू मिंगजू बेहोश हो गया था, फैंग एओरन ने लिंग रुक्स्यू का हाथ पकड़ लिया। जल्दी, चलो चलें। मुझे क्यों जाना चाहिए? लिंग रुओजू फू परिवार से नहीं डरती थी। फू मिंगजू अपने भाई को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा संदिग्ध था।
वह इसे पहले कुछ ब्याज इकट्ठा करने के रूप में ही मानेगी। वैसे भी उसने उनमें से किसी को भी जाने देने की योजना नहीं बनाई थी। फैंग एओरन ने याद दिलाया, फू परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। मुझे पता है। उसने अपने दादाजी को फू परिवार की दबंगई के बारे में बात करते हुए सुना था। तो फिर आप जा क्यों नहीं रहे? फैंग एओरन ने उत्सुकता से कहा। उसने पदचाप सुनी। फू मिंगजू की चीख ने निश्चित रूप से ध्यान आकर्षित किया। मैं आपको बता दूं, यदि आप अभी नहीं जाते हैं, तो बाद में लोगों के आने पर आप नहीं जा पाएंगे। फू परिवार आपको जाने नहीं देगा, और आपका छोटा पालतू जानवर भी मर जाएगा, फैंग एओरन ने उत्सुकता से समझाया। वह नहीं चाहता था कि फू परिवार ऐसी अप्रतिम सुंदरता को बर्बाद कर दे। फू परिवार के पास लोगों को प्रताड़ित करने के बहुत सारे तरीके थे। तुम्हारा नाम क्या है? लिंग रुओजू ने अचानक पूछा। उसने फू मिंगजू को उसे सीनियर ब्रदर फैंग कहते हुए सुना। फैंग ओरन। विचारों की यह श्रृंखला कुछ ज्यादा ही उथल पुथल भरी थी, लेकिन फिर भी उसने ईमानदारी से उत्तर दिया। क्या आप फैंग मोरन को जानते हैं? लिंग रुक्स्यू ने कुछ सोचने के बाद पूछा। वह मेरा बड़ा भाई है। क्या आप उसे जानते हैं? वह अब कहाँ है? क्या वह ठीक है? फैंग एओरन ने लगातार कई प्रश्न पूछे। आप किसका उत्तर चाहते हैं कि मैं सबसे पहले दूं? लिंग रुओजू थोड़ा खुश थी। वह अच्छा है। यह अच्छा है। बड़े भाई को 1 दशक से अधिक समय हो गया है बिना किसी खबर के घर छोड़कर चले गए। हमने सोचा कि वह पहले ही जा चुके हैं। फैंग एओरन ने चिंतित होकर कहा। क्या चल रहा है? चीख सुनकर अकेडमी की एक महिला टीचर वहां पहुंची। उसने फू मिंगजू को जमीन पर पड़े हुए पहचान लिया। लिंग रुओक्सू और फैंग एओरन ने एक दूसरे को देखा और महिला शिक्षक को नजरअंदाज कर दिया। फैंग ओरन, क्या हो रहा है? और आप कौन हैं? मैंने आपको पहले क्यों नहीं देखा? आप हमारी अकादमी के छात्र नहीं हैं। जब महिला टीचर ने देखा कि कोई उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है तो वह गुस्से में बोलने से खुद को नहीं रोक सकी। यह तय करना आपके ऊपर नहीं है कि मैं यहाँ का छात्र हूँ या नहीं। आप प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं कि मैं कहाँ से हूँ, लिंग रुओक्सू ने उदासीनता से कहा। आप किसी शिक्षक से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? महिला अध्यापिका ने नाराजगी से कहा। जो जा रहा है। 2 पुरुष शिक्षक आए। फू मिंगझू घायल हो गया था। जब मैं आया तो वे यहाँ केवल 2 लोग थे। 30 के दशक की महिला शिक्षक ने फैंग एओरन और लेंग रुक्स्यू की ओर इशारा किया। मैंने यह किया, लेंग रुक्सू ने फैंग एओरन द्वारा दिए जा रहे लुक को नजरअंदाज करते हुए सीधे कहा। चैप्टर 52, बी लो प्रोफाइल व्हेन यू बीट समवन अप। जब आप किसी को पीटते हैं तो कम प्रोफाइल रखें। भले ही लेंग रुओजू ने अब इसे स्वीकार नहीं किया हो, फू मिंगजू जागने के बाद भी इसे कहेंगे। उस परेशानी से गुजरने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे फू परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। फैंग एओरन ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन लेंग रुक्स्यू की नजर देखने के बाद उसने आज्ञाकारी रूप से अपना मुंह बंद कर लिया। क्या आप अकादमी के छात्र हैं? एक पुरुष शिक्षक ने पूछा। हालांकि उसे अपने संदेह थे, लेकिन वह महिला शिक्षक की तरह सीधा नहीं था। बिल्कुल, लिंग रुक्स्यू ने इससे इनकार नहीं किया। तो क्या आप जानते हैं कि अकादमी छात्रों को निजी तौर पर लड़ने से मना करती है? पुरुष शिक्षक ने गंभीरता से कहा। वह महिला शिक्षक से अधिक होशियार था, और उसने तुरंत अकादमी को औचित्य के रूप में सामने लाया। हमने लड़ाई नहीं की, लेंग रुक्स्यू ने उदासीनता से कहा। फू मिंगझू का अंत बिना किसी लड़ाई के इस तरह कैसे हो सकता है? महिला टीचर ने गुस्से से पूछा। उसने मेरे बड़े भाई को अपमानित किया, इसलिए मैंने उसे 2 थप्पड़ मारे। उसका अंत इस तरह कैसे हुआ, मुझे भी नहीं पता, लेंग रुओक्सू ने हल्के से कहा। तुम्हारा भाई कौन है? पुरुष शिक्षक ने पूछा। लिंग रुओहान। लिंग रुहान आपके बड़े भाई हैं। पुरुष शिक्षक ने आश्चर्य से कहा। वह जानता था कि उनकी अकादमी की पूर्व नंबर 1 प्रतिभा की एक छोटी बहन थी, लेकिन क्या वह एक साधारण लड़की नहीं थी? उसके सामने यह परम सौंदर्य एक साधारण व्यक्ति की तरह कैसे लग रहा था? फैंग एओरन को उम्मीद नहीं थी कि यह खूबसूरत युवा महिला वास्तव में लेंग रुहान की छोटी बहन थी।
उसने सुना था कि लेंग रुओहान की बहन ने पहले ही अपनी मानसिक क्षमताएं वापस पा ली हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पूर्व साधारण व्यक्ति इतना आश्चर्यजनक होगा। मैं किसी को भी अपने भाई को अपमानित करने की इजाजत नहीं दूंगी, चाहे वह कोई भी हो। लेंग रुओजू ने चेतावनी में 3 शिक्षकों पर बर्फीली नजर डाली। क्या लेंग रुहान की छोटी बहन एक साधारण व्यक्ति नहीं है? महिला अध्यापिका ने दो टूक पूछा। मैं वह सरल व्यक्ति हूँ, लेकिन अगर मैंने किसी और को मेरे भाई को अपमानित करते हुए सुना, तो कौन जानता है कि असली सरल व्यक्ति कौन बन जाएगा? लेंग रुओक्सू ने जाने से पहले ठंडी चेतावनी दी। यह देखकर कि संबंधित व्यक्ति जा रहा था, फेंग एओरन भी जल्दी से निकल गया और उसके पीछे पीछे चला गया। मास्टर, मालकिन बहुत भयंकर है, एक कोने में छुपे किसी ने डरते हुए कहा। हाँ, वह है, लेकिन मुझे यह पसंद है। ये चेन ने अपने अधीनस्थ की ओर देखा और गर्व से कहा और फिर पीछे मुड़कर लेंग रुओक्सू का पीछा किया। सुएर, ये चेन ने लेंग रुक्सू को पकड़ लिया। आप क्या कर रहे हैं? जब लेंग रुक्सू उसके साथ था तो उसने वास्तव में इस आदमी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन जब वह आसपास नहीं था, तो उसे वास्तव में थोड़ा असहज महसूस हुआ। यह अच्छा संकेत नहीं था। हो गया, और जब वह अभी लौटा तो उसने वह अच्छा शो देखा था। सुएर, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं प्रिंसिपल को ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने किसी को पीटा है, इसलिए मुझे खुद को इसमें शामिल करना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। निस्संदेह, जब ऐसे मामलों की बात आती है, तो उसके पति को उसका साथ देना चाहिए। वो किसी अन्य व्यक्ति को इस स्थिति का लाभ कैसे उठाने दे सकता है? उसने जुएर के बगल वाले आदमी की ओर घूर कर देखा। हेलो, मैं फेंग एओरन हूँ। फेंग एओरन ने विनम्रता से अभिवादन किया। यह आदमी बहुत अच्छा दिखता है। उनकी उपस्थिति लेंग रुहान की तुलना में भी अधिक उत्कृष्ट है। हेलो, मैं ये चेन हूँ, जुएर की मंगेतर। हालांकि वह वास्तव में उससे बात नहीं करना चाहता था, फिर भी उसने अपना परिचय दिया। वह नहीं चाहता था कि जुएर यह सोचे कि वह छोटा है। मंगेतर, फेंग एओरन थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह खूबसूरत आदमी वास्तव में ये परिवार का कमजोर और बीमार आदमी था। रुओक्सू, तुम यहाँ क्यों हो? लिन लियांग ने उत्सुकता से उन 3 लोगों को देखा जो उसके कार्यालय में आए थे। क्या रुओक्सू को पुस्तकालय में नहीं होना चाहिए? मैंने किसी को पीटा, लिंग रुक्स्यू ने सीधे तौर पर कहा। कौन? लिन लियांग को कोई बुरा अंदाजा था। क्या उसने परेशानी खड़ी की और यहाँ मेरी सुरक्षा मांगने आई है? फू मिंगझू, बेटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किसे पीटना चाहते हैं, क्या आप कम प्रोफाइल नहीं रख सकते? लिन लियांग ने बेबसी से कहा। फू परिवार के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। अगर वह लड़ना भी चाहती थी तो उसे छिपकर करना चाहिए था। लेकिन अब स्थिति को देखते हुए, सबसे अधिक संभावना है कि उसे खोज लिया गया था। प्रिंसिपल ने जो कहा, उसे सुनकर फेंग एओरन के पास शब्द नहीं थे। आपका इससे क्या मतलब है? तो जब तक आप कम प्रोफाइल रखते हैं तब तक आप जब तक चाहें लोगों को पीट सकते हैं। वाह, मैं समझ गया। दादाजी लिन, मैं यहाँ सिर्फ आपको बताने आया हूँ ताकि आप खुद को तैयार कर सकें। अब मैं घर जा रहा हूँ। लिंग रुओजू घूमी और प्रिंसिपल के कार्यालय से बाहर चली गई। वो इस बूढ़े व्यक्ति का व्याख्यान सुनना नहीं चाहती थी। यह लड़की, लिन लियांग को थोड़ा असहाय महसूस हुआ। पिछले कुछ दिनों में उसके साथ बातचीत करने के बाद, वह रुओजू के स्वभाव को कमोबेश समझ गया। ये लड़की अपने दादा और भाई से भी ज्यादा पागल थी। ओल्ड मैन लेंग और रूहान मूल रूप से अभी भी उन लोगों को चेहरा देते थे जिन्हें वे पसंद नहीं करते थे जब तक कि उन्हें उकसाया नहीं गया था। लेकिन इस लड़की ने पूरी तरह से वैसा ही व्यवहार किया जैसा वह चाहती थी। तुम वापस आ गए, जुएर। लेंग क्विंगटियन ने खुशी से अपनी पोती को देखा जब वह क्विल की पीठ से नीचे कूद रही थी। हालांकि उसने कहा था कि वह हर दिन घर जाएगी, लेकिन उसने कुछ दिनों से उसे नहीं देखा था। बूहू, थोड़ा झूठा। दादाजी, जुएर पिछले कुछ दिनों से लाइब्रेरी में रहे और गलती से समय का पता नहीं चल पाया, लिंग रुओक्सू ने समझाया। अपने दादाजी के हाव भाव देखकर वह समझ गई कि वह क्या सोच रहे हैं। कोई लाभ?
थोड़ा अच्छी बात है। दादाजी, क्या सारबहाली घास के बारे में कोई खबर है? अभी तक नहीं। मैंने कई कीमियागरों से पूछा है, लेकिन उनमें से किसी ने भी इस जड़ी बूटी के बारे में नहीं सुना है, लेन क्विंगटियन ने चिंतित होकर कहा। दादाजी, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना समय लें। हम अंततः इसे ढूंढ लेंगे। लिंग रुओजू ने सांत्वना दी। मैं बिग ब्रदर से मिलने जा रहा हूँ। अरे हाँ, दादाजी, फू परिवार को आपसे परेशानी हो सकती है। दादाजी को फू परिवार की परवाह नहीं है। लेकिन क्यों? लिंग क्विंगटियन भ्रमित था। डार्लिंग और मैंने फू मिंगजू को चोट पहुंचाई, लिंग रुओक्सू ने उदासीनता से कहा। क्या वह गंभीर रूप से घायल है? लिंग क्विंगटियन थोड़ा उत्सुक था। यह गंभीर नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि उसके चेहरे को डार्लिंग ने खरोंच दिया था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। क्या आप इसे गंभीर नहीं कहते? हर कोई जानता है कि फू परिवार की सबसे बड़ी युवा महिला का बहुत ख्याल रखा जाता है और उसे अपने चेहरे पर सबसे ज्यादा गर्व है। लिंग किंगटियन अवाक रह गए। बड़े भाई सुएर, ये चेन आपके साथ नहीं लौटा? लिंग रुओहान ने उत्सुकता से पूछा जब उसने ये चेन को नहीं देखा। वह वापस आ गया है। उसने कहा कि वह थका हुआ है और सोने के लिए अपने कमरे में वापस चला गया, लिंग रुओक्सू ने समझाया। चैप्टर 53, अकादमी की प्रतिक्रिया, बड़े भाई का रंग अब बेहतर दिखता है। लिंग रुओजू ने उसे बड़ा कर दिया। ऐसा लगता है कि बिग ब्रदर का मूड लगभग ठीक हो गया है। यह सब मेरे साथ आए इन दो छोटे साथियों का धन्यवाद है। लिंग रुहान ने छोटे चांदी के भेड़िए और छोटे धधकते शेर की ओर इशारा किया जो उसकी बाहों में आराम से सो रहा था। पूरे दिन उसके साथ चिपके रहने वाले इन दो प्यारे छोटे साथियों के कारण उसके पास उन दुखी चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उन्होंने अच्छा काम किया। लिंग रुओजू संतुष्ट थे। बड़े भाई, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगी। उसे अपनी ओर कुछ अनिश्चितता से देखते हुए देखकर लिंग रुक्स्यू रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई और सीधे उसे स्वर्ग और पृथ्वी कंगन में ले आई। सुएर, यह जगह कहाँ है? यह बहुत सुंदर है। लिंग रुहान आश्चर्यचकित थे। इस दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह कैसे हो सकती है? यह जगह मेरी है। बड़े भाई, आप चाहें तो यहाँ रह सकते हैं। वास्तव में? लिंग रुहान ने खुशी से पूछा। यह स्थान बिल्कुल धरती पर स्वर्ग जैसा था। जब तक बिग ब्रदर को यह पसंद है। लिंग रुओक्सू ने तब अपने भाई को इस स्थान की उत्पत्ति के बारे में बताया। कोई आश्चर्य नहीं कि दादाजी ने आपको बिना किसी चिंता के अकेले बाहर जाने दिया। सुएर की सुरक्षा के लिए उसके दादा ने भी यह बात उससे छिपाई थी। लेकिन वह अपने दादाजी के काम करने के तरीके को समझते थे। अगर वह ऐसा होता तो वह इसे अपने दादाजी से भी छुपाता। ऐसी स्वर्ग विरोधी जगह के बारे में कम लोगों को पता होना ही बेहतर था। सुएर, दादाजी सही कह रहे हैं। आप बहुत धन्य व्यक्ति हैं। यहाँ तक मैं भी अब आपके सौभाग्य का आनंद ले रहा हूँ, लिंग रुहान ने थोड़े गर्व के साथ कहा। सुए भविष्य में जहाँ भी जाएगी बिग ब्रदर को वहाँ लाएगी। वो किसी को भी अपने भाई को धमकाने की इजाजत नहीं देगी। मूर्ख लड़की। लिंग रुहान बहुत प्रभावित हुए। हेवनली फीनिक्स अकादमी के सम्मेलन कक्ष में माहौल तनावपूर्ण था। प्रिंसिपल, लिंग रुक्स्यू आपका विशेष रूप से प्रवेशित छात्र है। हमें क्या करना चाहिए? हमें फू परिवार को स्पष्टीकरण देना होगा, हेवनली फीनिक्स अकादमी के वाइस प्रिंसिपल चेन जियान ने आक्रामक रूप से कहा। आप फू परिवार को किस प्रकार का स्पष्टीकरण देना चाहते हैं? लिन लियांग ने उदासीनता से कहा। हेवनली फीनिक्स अकादमी अब मूल रूप से दो गुटों में विभाजित हो गई थी, उसका गुट और चेन जियान का गुट। चेन जियान हमेशा से प्रिंसिपल के रूप में अपनी स्थिति पर नजर रखे हुए थे क्योंकि उन्हें जू परिवार का समर्थन प्राप्त था और ऐसा लग रहा था कि रूहान की घटना को उसने ही अंजाम दिया था। दुर्भाग्य से लिन लियांग उस समय अकादमी में नहीं थे। यदि नहीं तो वह किसी चट्टान और कठिन स्थान के बीच नहीं फंसता जिससे उसके शिष्य के साथ अन्याय नहीं होता। यह कहना झूठ होगा कि वह चेन जियान से नफरत नहीं करता था, लेकिन अब उसके खिलाफ कदम उठाने का समय नहीं था। चेन जियान ने तथ्यात्मक रूप से कहा, बेशक
हमें लिंग रुक्सु को फू परिवार को सौंप देना चाहिए और उन्हें उससे निपटने देना चाहिए। अगर हम उसे फू परिवार को सौंप दे तो क्या आप प्रतियोगिता में अकादमी का प्रतिनिधित्व करेंगे? लिन लियांग ने मजाक उड़ाते हुए कहा। प्रिंसिपल, आपका क्या मतलब है? लिन लियांग ने कहा, लिंग रुओजू इस अकादमी प्रतियोगिता में अकादमी का प्रतिनिधित्व करेगी और वह मुख्य ताकत होंगी। क्या? प्रिंसिपल, लिंग रुओक्सु एक साधारण व्यक्ति है। आप एक साधारण व्यक्ति को अकादमी का प्रतिनिधित्व कैसे करने दे सकते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हमारी हेवनली फीनिक्स अकादमी लिंगफैंग महाद्वीप का हंसी का पात्र बन जाए? ऐसा नहीं है कि अब हमारी अकादमी में लोग नहीं हैं। अकादमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं हैं? चेन जियांग गुस्से से दहाड़ने लगा। वो योग्य नहीं है। फिर योग्य कौन है? लिन लियांग ने जवाब दिया। हम्फ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता कि तुम क्या सोच रहे हो? मैंने पहले आपके साथ कुछ नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि आप एक विदूषक हैं, लेकिन अब आप स्पष्ट रूप से अकादमी की नींव को धमकी दे रहे हैं। चेन जियान ने सही कहा, हमारी अकादमी प्रतिभाओं से भरी है, लेकिन आपने एक साधारण व्यक्ति को मुख्य ताकत बनने दिया। इससे अन्य छात्र बुरी तरह निराश हो जाएंगे। हाँ, प्रिंसिपल, अगर हम एक साधारण व्यक्ति को अपनी अकादमी की मुख्य ताकत बनने देंगे, तो छात्र आश्वस्त नहीं होंगे, एक बुजुर्ग ने चेन जियान की नजर पाने के बाद कहा। हाँ, प्रिंसिपल, कृपया पुनर्विचार करें। प्रिंसिपल, ऐसा नहीं चलेगा। क्या आप प्रिंसिपल हैं, या मैं प्रिंसिपल हूँ? क्या आप मेरी दृष्टि पर संदेह कर रहे हैं? लिन लियांग ने नाराजगी में कहा। जो बुजुर्ग प्रिंसिपल के विरोधी थे, उनका स्वर सुनकर कुछ और कहने की हिम्मत नहीं हुई। प्रिंसिपल अपने प्रयासों को खेती पर केंद्रित कर सकते थे और शायद ही कभी अकादमी के मामलों में हस्तक्षेप करते थे, लेकिन जब वह क्रोधित होते थे तो वे उनसे बहुत डरते थे। प्रिंसिपल, लिंग रुक्सु ने एक सहपाठी को घायल कर दिया। भले ही हम उसे फू परिवार को न सौंपें, लेकिन हम ऐसे हिंसक छात्र को अकादमी में रहने नहीं दे सकते, या इससे छात्रों में दहशत फैल जाएगी। कई छात्रों ने मुझसे कहा है कि अगर लिंग रुक्सु ने अकादमी नहीं छोड़ी तो वे अकादमी छोड़ देंगे। चेन जियान ने आग में घी डाला। बहुत। जैसे कौन? क्या वे मुझ पर फिर से दबाव डालने के लिए जनमत का उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं? चेन जियान ने कहा, एर्म, मैंने उनकी पहचान उजागर नहीं करने का वादा किया था। हम्फ, या तो आप मुझे बताएं कि यह किसने कहा, या मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। इसके अलावा, ताली बजाने के लिए 2 हाथों की आवश्यकता होती है। यदि आप लेंग रुक्सु की जिम्मेदारी का पालन करना चाहते हैं, तो आप यह क्यों नहीं पूछते कि फू मिंगजू ने पहले क्या किया? इसके अलावा, यदि आप लेंग रुक्सु को फू परिवार को सौंपने के लिए उन्हें सौंपना चाहते हैं, तो जाकर खुद लेंग किंगटियन को बताएं। अकादमी इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगी। लिन लियांग अपनी सीट से खड़े हुए, उन्हें ठंडी नजर से देखा और जाने के लिए मुड़ गए। जाओ और खुद लिंग क्विंगटियन को बताओ। कौन हिम्मत करेगा? लिंग क्विंगटियन ने पिछली बार उन्हें लगभग खा लिया था। इस बार, उन्होंने मूल रूप से प्रिंसिपल को अकादमी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लाने की योजना बनाई। लेकिन प्रिंसिपल ने स्पष्ट कर दिया कि वह इस मामले में परेशान नहीं होंगे, इसलिए वे कुछ नहीं कर सकते। महामहिम, कृपया मेरे लिए न्याय कायम रखें। बड़े पेट वाले एक मोटे मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने शाही अध्ययन कक्ष के फर्श पर घुटनों के बल बैठकर विनती की। मेरे प्रिय मंत्री, इसका क्या मतलब है? सम्राट ने आश्चर्य से पूछा। महाराज, किसी ने मेरी बेटी को घायल कर दिया। कृपया मेरे लिए न्याय सुनिश्चित करें। अकादमी ने कुछ भी करने से इनकार कर दिया, इसलिए उसे सम्राट के पास आना पड़ा। आप पूर्वी लेगून साम्राज्य के प्रधानमंत्री हैं। कोई आपकी बहुमूल्य बेटी को धमकाने के लिए इतना अंधा कैसे हो सकता है? फू जियांग ने आंसुओं से भरे चेहरे के साथ कहा, यह जनरल लिंग के परिवार का साधारण व्यक्ति है। उसने और उसके पालतू जानवर ने मेरी बेटी को घायल कर दिया। प्रिय मंत्री, आप जानते हैं कि वह एक साधारण व्यक्ति है, तो आप अभी भी एक साधारण व्यक्ति के साथ इस पर उपद्रव क्यों कर रहे हैं? यह सुनकर कि इसमें जनरल लिंग शामिल है, सम्राट अब इस मामले के बारे में चिंता नहीं करना चाहता था।
लिंग क्विंगटियन के पोते के साथ एक दुर्घटना घटी और वह एक अपंग बन गया जो आध्यात्मिक शक्ति विकसित नहीं कर सका। वह बूढ़ा आदमी बुरे मूड में था, तो अब उसे उकसाने की हिम्मत किसकी हुई? महामहिम, मैंने सुना है कि सिम्पल्टन ने अपनी मानसिक क्षमताएं वापस पाली हैं। उसे प्रिंसिपल लिन ने विशेष रूप से हेवनली फीनिक्स अकादमी में भर्ती कराया है। जाहिर तौर पर वह 2 महीने बाद अकादमी प्रतियोगिता में अकादमी का प्रतिनिधित्व करने जा रही है, फू जियांग ने तुरंत कहा। चैप्टर 54 What qualifications does she have to be a leader? एक, हमारा नेता बनने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए? एक, ओह, मैं समझ गया। लेकिन अब जब वो हेवनली फीनिक्स अकादमी की छात्रा है, तो मेरे लिए इस मामले में हस्तक्षेप करना और भी कठिन है। मेरे प्रिय मंत्री, मेरी राय में आपको प्रिंसिपल लिन की तलाश करनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह इस मामले को निष्पक्ष रूप से संभाल लेंगे, सम्राट ने ईमानदारी से सुझाव दिया। महामहिम, मेरे प्रिय मंत्री, मैं थक गया हूँ। अफसोस, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी सहनशक्ति पहले जितनी अच्छी नहीं है। उसका आशय यह था कि वह आराम करना चाहता है। अगर वह जानता है कि उसके लिए क्या अच्छा है तो उसे परेशान करना बंद करें। तब मैं छुट्टी ले लूंगा, फू जियांग ने अनिच्छा से कहा। लेकिन चूंकि सम्राट इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था, इसलिए वह सम्राट पर दबाव नहीं डाल सका। उसमें हिम्मत नहीं थी। महामहिम, क्या वह चला गया? यूनुच लियू ने कहा। फू जियांग कंसोर्ट वान के महल में गया। हिजड़ा लियू, क्या तुम्हें पता चला कि क्या हुआ? सम्राट ने पूछा। उसने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि फू जियांग कंसोर्ट वान से मिलने जाएगा, इसलिए उसे यह आश्चर्यजनक नहीं लगा। महामहिम, इस नौकर ने पहले ही स्पष्ट रूप से पूछताछ कर ली है। यह वास्तव में जनरल लिंग की पोती थी जिसने फू परिवार की युवा महिला को घायल कर दिया था। लेकिन यूनुच लियू झिझके। बस कहो, वास्तव में यह पूरी तरह से लेंग रुक्स्यू की गलती नहीं थी। फू मिंगजू ने सबसे पहले लेंग रुओहान का अपमान किया, तभी लेंग रुओक्सू ने उसे मारा। फू मिंगजू ने तब जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की? वो लेंग रुओक्सू को अपने ऊपर हमला करने की इजाजत नहीं दे सकती थी, क्या वह ऐसा कर सकती थी? अपने स्वभाव के कारण वह ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसे धमकाया जा सके, सम्राट ने कहा। फू मिंगजू को अनियंत्रित और दबंग होने के लिए जाना जाता था। फू परिवार की इस युवा महिला को बचपन से ही लाड़ प्यार दिया जाता रहा है। यह संभव है कि उसके जीवन में किसी ने उसे नहीं पीटा हो, इसलिए वह स्तब्ध थी और उसने प्रतिकार नहीं किया। उसके बाद लेंग रुक्स्यू के पालतू जानवर ने उसके चेहरे को खरोंच दिया और उस पर हमला भी किया। इस नौकर ने सुना कि यह काफी दुखद था, यूनुच लियू ने कहा। उसका चेहरा खरोंच दिया। क्या वह विकृत हो गई है? सम्राट उत्सुक था। वे कहते हैं कि उसके पूरे चेहरे पर पंजे के निशान हैं, इसलिए उसे विकृत कर देना चाहिए। यूनुच लियू ने अनुमान लगाया। फू जियांग इस बेटी को विकृत नहीं होने देगा। वह उसके लिए क्रिस्टल शहद लाएगा, सम्राट ने कहा। फू जियांग इस बेटी को अच्छी कीमत पर बेचने की उम्मीद कर रहा था। यूनुच लियू ने कहा, क्रिस्टल शहद अमूल्य है और इसका कोई बाजार नहीं है। क्रिस्टल शहद वास्तव में एक अच्छी चीज थी। यह न केवल आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकता है, बल्कि त्वचा को सुंदर भी बना सकता है और क्षतिग्रस्त त्वचा को ठीक भी कर सकता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा था भी, तो अब इसे खरीदने के लिए कोई जगह नहीं थी। लिंग परिवार के पास कुछ है, सम्राट ने याद दिलाया। लिंग क्विंगटियन ने जू परिवार से 5 किलोग्राम क्रिस्टल शहद लूट लिया था। क्या लिंग परिवार उन्हें कुछ देगा? यूनुच लियू पूछने में मदद नहीं कर सका। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि लिंग क्विंगटियन क्या चाहते हैं। यदि वह मामले को शांत रखना चाहता है और इसे तूल नहीं देना चाहता है तो वह इसे उन्हें दे देगा, सम्राट ने विश्लेषण किया। एक युवा किन्नर ने बताया, महामहिम, कंसोर्ट वान दर्शकों से अनुरोध करता है। सम्राट ने अधीरता से कहा, कंसोर्ट वान से कहो कि मैं अब किसी से नहीं मिलूंगा। हाँ, महामहिम, कंसोर्ट वान। यूनुच लियू झिझके।
कंसोर्ट वन निश्चित रूप से फू परिवार के लिए न्याय बनाए रखने के लिए महामहिम को परेशान करेगी क्योंकि वह फू परिवार की सदस्य थी। सम्राट ने नाखुश होकर कहा, यूनुच लियू, मेरा आदेश जारी करें कि कंसोर्ट वन को मेरी अनुमति के बिना महल में किसी से भी मिलने की अनुमति नहीं है। हाँ, यूनुच लियू आदेश प्राप्त करने के बाद उसे जारी करने गया। सुएर, बड़े भाई, क्या गलत है? क्या आपके मन में कुछ है? लिंग रुओजू ने पूछा। सुएर, फू मिंगयुवान अभी आया, लिंग रुओहान ने कुछ झिझक के बाद कहा। वो यहाँ क्या कर रहा था? लिंग रुक्स्यू को फू परिवार के किसी भी उल्लेख से नफरत थी। वो क्रिस्टल शहद के लिए मेरे पास आया था। क्या तुमने उसे कुछ दिया? नहीं, जो चीज जुएर ने मुझे दी थी, उसे मैं किसी और को कैसे दे सकता हूँ? मैंने उससे कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, लिंग रूहान ने तुरंत कहा। वह नहीं चाहता था कि जुएर गलत समझे, लेकिन जुएर और वह लोमड़ी वास्तव में क्रूर हैं। मिंगयुवान ने कहा कि अगर क्रिस्टल शहद नहीं होगा तो बहन विकृत हो जाएगी। बड़े भाई, मैं तुम्हें बहुत अच्छा सामरी नहीं बनने दूंगा, अन्यथा जुएर आपको नजरअंदाज कर देगी, लिंग रुओक्सू ने चेतावनी दी। मैं ऐसा नहीं करूंगा, लिंग रूहान ने कहा। वह उतना अच्छा नहीं था जितना जुएर ने सोचा था। इसके अलावा जुएर ने उसके लिए यह किया, यह तो इसके जैसा ही है। जुएर, क्या अकादमी में किसी ने तुम्हें धमकाया? लिंग रूहान ने चिंतित होकर पूछा। अगर उन लोगों को उसकी पहचान पता होती, तो वे शायद उसे हेय दृष्टि से देखते। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे थोड़ा कष्ट हुआ, लेकिन वह जुएर के साथ अन्याय होते नहीं देखना चाहता था। बड़े भाई, क्या मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जिसे आसानी से धमकाया जा सकता है? लिंग रुक्स्यू ने शरारत से पूछा। वह पिछले कुछ दिनों से लाइब्रेरी में रह रही थी और उसने ज्यादा लोगों को नहीं देखा था। यह ठीक है अगर बिग ब्रदर को थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन मैं किसी को भी अपनी छोटी बहन को धमकाने की अनुमति नहीं दूंगा। लिंग रूहान ने जुएर के सिर को प्यार से सहलाया। हाँ, हाँ, लिंग रुओजू ने जोर से सिर हिलाया। लिंग रुओजू और ये चेन। जैसे ही लिंग रुओजू और ये चेन अकादमी में दाखिल हुए, एक छोटे और मोटे बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें रोक दिया। हाँ, लिंग रुओजू और ये चेन ने एक दूसरे को संदेह से देखा। मैं एल्डर कियू हूँ, अकादमी के पवित्र हॉल का प्रभारी व्यक्ति। प्रिंसिपल ने मुझसे आप दोनों को पढ़ने के लिए सेक्रेड हॉल में लाने के लिए कहा, एल्डर कियू ने मुस्कुराते हुए बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से कहा। प्रिंसिपल ने कहा कि इन दोनों लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा वे अकादमी प्रतियोगिता में मुख्य ताकत थे, इसलिए उनके साथ गंभीरता से व्यवहार किया जाना था। इस प्रकार अकादमी में उनके पहुंचने के समय के बारे में पूछने के बाद वो उनका इंतजार करने के लिए प्रवेश द्वार पर आए। धन्यवाद एल्डर कियू। लिंग रुओजू को इस मोटे बुजुर्ग कियू के बारे में अच्छा आभास था। चूंकि दादाजी लिन ने उसे भेजा था, इसलिए उसे दादाजी लिन का भरोसेमंद सहयोगी होना चाहिए। हेवनली फीनिक्स अकादमी का पवित्र हॉल अकादमी के प्रत्येक छात्र का सपना था। हालांकि पवित्र हॉल में प्रवेश के लिए न्यूनतम सीमा स्पिरिचुअल मोनाक थी, और केवल वे छात्र जो 25 वर्ष की आयु से पहले स्पिरिचुअल मोनाक में आगे बढ़े थे, प्रवेश के लिए योग्य थे। इसलिए भले ही सेक्रेड हॉल में सभी छात्र प्रतिभाशाली नहीं थे, वे कम से कम विशिष्ट परिवारों द्वारा विशेष रूप से पोषित कुलीन वर्ग थे, और भविष्य में उनके पास निश्चित रूप से असीमित संभावनाएं होंगी। लिंग रुओजू और ये चेन ने एल्डर कियू का प्रसिद्ध पवित्र हॉल तक पीछा किया। सेक्रेड हॉल चमकदार और शानदार बाहरी भाग वाली एक छोटी सी 2 मंजिला इमारत थी। अंदर पूरी जमीन स्पिरिट जेड से पक्की थी। आसपास के पत्थर के खंभे विभिन्न रंगों के स्पिरिट क्रिस्टल से जड़े हुए थे, और दीवारों पर सजावट बहुत उत्तम थी। यह स्पष्ट था कि पवित्र हॉल का निर्माण बहुत सावधानी और फिजूल खर्ची के साथ किया गया था। एल्डर कियू ने धक्का देकर एक प्रशिक्षण कक्ष का दरवाजा खोला और लेंग रुक्सू को अंदर ले आए। प्रशिक्षण कक्ष बहुत विशाल था, और अंदर लगभग 20 लोग थे, जो एक दूसरे के साथ काम कर रहे थे या लड़ रहे थे। उन दोनों को अंदर आते देख उन्होंने जो कर रहे थे उसे रोक दिया। कुछ स्तब्ध थे, कुछ आश्चर्यचकित थे, और सभी प्रकार की निगाहें उन पर थी।
Chapter 55 What qualifications does she have to be our leader to? हमारा नेता बनने के लिए उसके पास क्या योग्यताएं होनी चाहिए? मैं आपको दो नए सहपाठियों लिंग रुक्सु और ये चेन से मिलवाऊंगा। लिंग रुक्सु अब से आपका नेता होगा, एल्डर कियू ने कहा। क्या वह लिंग रुओजू है? क्या वह एक साधारण लड़की नहीं है? लिंग रुओक्सु जूना एर से भी अधिक सुंदर है। जैसे ही एल्डर कियू ने बोलना समाप्त किया, सभी प्रकार की चर्चाएं शुरू हो गईं। बुजुर्ग कियू, हमारे नेता बनने के लिए उनके पास क्या योग्यताएं हैं? एक प्यारी सी दिखने वाली लड़की ने नाराजगी के साथ सीधे सवाल किया। यह अकादमी का निर्णय है। अकादमी मनमाने ढंग से यह कैसे तय कर सकती है कि नेता कौन है? सन टिंग ने असंतोष से कहा। जब अकादमी ने लेंग रूहान को नेता बनने दिया, तो उसने आपत्ति करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार लेंग रूहान अकादमी में सबसे मजबूत व्यक्ति थे और सभी उनका बहुत सम्मान करते थे। लेकिन एक साधारण व्यक्ति को उनका नेता क्यों होना चाहिए? क्या आप अकादमी के फैसले पर संदेह कर रहे हैं? क्या आपको हमारी अकादमी के दृष्टिकोण पर संदेह है? बुजुर्ग कियू ने अप्रिय ढंग से कहा। आने से पहले उन्होंने अनुमान लगाया था कि लेंग रुक्सु के अचानक उनके नेता बनने से ये प्रतिभाशाली लोग संभवतः असंतुष्ट होंगे। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि वे उसके सामने उसके लिए चीजें मुश्किल कर देंगे। इसके अलावा उन्हें उम्मीद नहीं थी कि चीजों को मुश्किल बनाने वाला सन टिंग होगा, जो आमतौर पर बहुत अच्छे व्यवहार वाला दिखता था। इसके अलावा सबसे कठिन व्यक्ति और पवित्र हॉल में चीजों को कठिन बनाने की सबसे अधिक संभावना आज यहाँ नहीं थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा, और वह शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सका। बुजुर्ग कियू, क्या आपको अभी भी कुछ नहीं करना है? हमारे बारे में चिंता मत करो। लिंग रुओजू ने एल्डर कियू को आउट दिया। ओह हाँ, मुझे कुछ और करना है। फिर मैं पहले निकलूंगा। मैं यह जगह आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा, बुजुर्ग कियू ने चतुराई से कहा। वह जानता था कि लिंग रुओजू इन अहंकारी और दम्भी प्रतिभावान लोगों को सबक सिखाने जा रहा था। अफसोस, प्रिंसिपल की नजर अच्छी है। लिंग रुओजू की आभा उसके भाई से भी अधिक भयानक है। आपने कहा कि मैं आपका नेता बनने के योग्य नहीं हूँ। फिर कौन योग्य है? आप। एल्डर कियू के चले जाने के बाद लिंग रुओजू ने ठंडे स्वर में कहा। मैं। बिल्कुल मैं नहीं। सीनियर ब्रदर फैंग, सीनियर सिस्टर जू, सीनियर सिस्टर चेन, सीनियर ब्रदर ली, सीनियर ब्रदर कियाओ और हमारे सेक्रेड हॉल के सीनियर ब्रदर फू सभी आपसे अधिक योग्य हैं। सन टिंग ने आराधना से भरे चेहरे के साथ एक पंक्ति में कई लोगों के नाम बताए। दुर्भाग्य से आपका नेता अब मैं हूँ, वह नहीं जिसका आपने उल्लेख किया था। और आपको पवित्र हॉल के नियमों को जानना चाहिए। लिंग रुओजू वास्तव में इतने छोटे फ्राई के स्तर तक गिरने को तैयार नहीं थी, इसलिए उसने पवित्र हॉल के नियमों को सामने लाया। वो कई दिनों से अकादमी में थी और दादाजी लिन ने पहले उसके लिए सेक्रेड हॉल में उपस्थित होने की व्यवस्था नहीं करने का कारण यह था कि वह खुद को अकादमी के वातावरण से परिचित करा सके। मैं। सन टिंग झिझके। सेक्रेड हॉल के नियमों में से एक अपने वरिष्ठों का सम्मान करना था, लेकिन वह उन्हें अपना नेता बिल्कुल नहीं मानती थी। इसलिए उन्हें नियमों की परवाह नहीं थी। चाहे आप इसे स्वीकार करें या न करें, मैं आपका नेता हूँ। अकादमी के फैसले पर सवाल उठाने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? क्या आप अपने वरिष्ठों को नाराज नहीं कर रहे हैं? लिंग रुओक्सु ने ठंडी झिड़की दी। दरअसल पहले जब अकादमी ने नेताओं की नियुक्ति की थी तो किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि अकादमी में उन्हें हमेशा नंबर 1 प्रतिभा के रूप में मान्यता दी गई थी। लेकिन अगर आप जनता को समझाने वाले नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं होते, तो कुछ लोग असंतुलित महसूस करते और गुप्त रूप से घृणित तरीकों का भी सहारा ले सकते थे। ऐसी चीजों को होने से रोकने के लिए अकादमी ने विशेष रूप से एक नियम निर्धारित किया था। यदि आप नेता की पसंद पर सवाल उठाते हैं, तो सेक्रेड हॉल के प्रत्येक छात्र को नेता को चुनौती देने का अधिकार था। यदि आपने चुनौती जीत ली, तो आप सेक्रेड हॉल के नेता बन जाएंगे। यह भी हर किसी को समझाने का आधा नियुक्त और आधा लोकतांत्रिक तरीका था। अगर आपको लगता है कि मुझमें नेता बनने की क्षमता नहीं है, तो आप मुझे खुलेआम चुनौती दे सकते हैं। अगर आप में ऐसा करने की हिम्मत नहीं है, तो
अपना मुंह बंद कर लें, अन्यथा मुझे आपको पवित्र हॉल से बाहर निकालने में कोई आपत्ति नहीं है, लिंग रुओक्सु ने चेतावनी दी। यदि उसने सन टिंग को सीधे चुनौती दी होती तो वह उसके बारे में बहुत सोच सकती थी, लेकिन उसके शुद्ध उकसावे ने उसे उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य भी नहीं बनाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो एक साधारण व्यक्ति हो, सन टिंग ने गुस्से से कहा। उसे विश्वास नहीं था कि यह साधारण व्यक्ति वास्तव में उसे पवित्र हॉल से बाहर निकालने का साहस करेगा। हालांकि सन परिवार की तुलना फैंग परिवार और जू परिवार जैसे शीर्ष परिवारों से नहीं की जा सकती थी, फिर भी उनके पास काफी शक्ति थी। इसलिए सन टिंग इस साधारण व्यक्ति की धमकी से नहीं डरे। मैं नेता के रूप में अपनी स्थिति के साथ घोषणा करता हूं कि सन टिंग ने अपने वरिष्ठ को नाराज किया है और नेता का अपमान किया है। आज से उसे पवित्र हॉल से निष्कासित कर दिया जाएगा, लिंग रुओक्सु ने जोर से घोषणा की। ऐसा लगा कि उसे उसका एक उदाहरण बनाना होगा। जैसे ही लिंग रुओजू ने बोलना समाप्त किया, ये चेन ने निष्पक्ष सेक्स के लिए कोई दया किए बिना सहयोगपूर्वक सन टिंग को खिड़की से बाहर फेंक दिया। प्रशिक्षण कक्ष में उपस्थित सभी लोगों ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली और उन दोनों को भयभीत होकर देखा। अरे, ये दोनों लोग वास्तव में साहसी हैं। बहुत भयानक। इस लिंग रुओक्सु ने वास्तव में सन परिवार को अपमानित करने का साहस किया, और उस व्यक्ति ने वास्तव में सन टिंग को खिड़की से बाहर फेंक दिया। सौभाग्य से पवित्र हॉल केवल 2 मंजिल था, अन्यथा सन टिंग की गिरकर मौत हो गई होती। अब मुझे बताओ, पवित्र हॉल को और कौन छोड़ना चाहता है? लिंग रुओजू ने लापरवाही से कहा। अब किसी को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। पवित्र हॉल छोड़ें। क्या भविष्य में भी उनका पालन पोषण उनके परिवारों द्वारा किया जाएगा? पवित्र हॉल को इतना महत्व देने का कारण यह था कि उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिलेगा और भविष्य में उनके परिवारों में एक प्रभावशाली स्थिति भी होगी। सेक्रेड हॉल न केवल ताकत का प्रतीक था, बल्कि इसका मतलब भविष्य के व्यक्तिगत संबंधों का नेटवर्क भी था। चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो लगन से खेती करो। तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुम मेरे लिए खेती नहीं कर रहे हो। अपने भविष्य के लिए जीवन को दुखी मत करो। यह सबसे मूर्खतापूर्ण व्यवहार है, लिंग रुओक्सु ने चेतावनी दी। वे समझ सके या नहीं, वे दूसरों द्वारा भड़काए जाएंगे या नहीं, यह उसके नियंत्रण से बाहर की बात थी। ऐसा लगता है कि प्रिंसिपल के प्रयास व्यर्थ नहीं थे, ये चेन ने हल्की मुस्कान के साथ जुएर के कान में फुसफुसाया। श्रेष्ठ छात्रों की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए जुएर ने बिना किसी मजबूत स्थिति के डरपोक छात्रों के इस समूह को अपने वश में कर लिया। ये कदम वाकई अच्छा था। दुर्भाग्य से वह जानता था कि जुएर ने उन लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लिंग रुओक्सु ने शिकायत की, वह बूढ़ा आदमी सिर्फ चतुराई से काम करना चाहता है और मुझे परेशानी से बचाने के लिए इसे एक ही बार में साफ करने देना पसंद करता है। जुएर, आप उन साथियों के साथ क्या करने का इरादा रखते हैं? ये चेन ने उत्सुकता से पूछा। चैप्टर 56 थ्रोन आउट, मैं क्या कर सकती हूँ? बेशक, उनके लिए नरक बियनोगी। यह देखने के बाद कि सेक्रेड हॉल के छात्र शांति से प्रशिक्षण ले रहे थे, लिंग रुओजू और ये चेन सेक्रेड हॉल छोड़कर लिंग निवास में लौट आए। मास्टर, मिस उपनेता ये। जैसे ही लिंग रुक्स्युक्विल की पीठ से नीचे उतरी, एक छोटी सफेद रोएंदार गेंद उसकी बाहों में कूद गई और वहीं रुक गई। मास्टर, मैंने आपको बहुत याद किया। बूहू। शाम की बैंगनी आंखों ने आंसुओं के साथ लिंग रुओक्सु को देखा। शाम, तुम वापस आ गए। लिंग रुओक्सु ने चाम के मुलायम और मुलायम बालों को सहलाया और फिर फैंग दा और उसके आसपास के अन्य लोगों को देखा। बिग ब्रदर फैंग, सुएर, फैंग मोरन ने लिंग रुक्स्यू की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराए। वे मूल रूप से कुछ समय के लिए इल्यूजनरी फॉरेस्ट में प्रशिक्षण लेना चाहते थे, लेकिन कुछ दिनों तक रहने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वे सभी थोड़े अनुपस्थित दिमाग वाले थे। उनका वहां रुकने का मूड नहीं था, इसलिए वे साथ ही लौट आए। सुश्री उपनेता, ये हमने आपको बहुत याद किया, फैंग दा और अन्य ने कहा। ये चेन ने कहा, हमें भी आपकी याद आती है। सुएर, तुम आज इतनी जल्दी वापस क्यों आ गईं? लिंग क्विंगटियन ने पूछा। उनकी पोती वास्तव में बड़ी हो गई थी,
और वह कई उत्कृष्ट अधीनस्थों को भर्ती करने में कामयाब रही थी। मुझे दादाजी की याद आई। लिंग रुओक्सु ने चापलूसी से मना लिया। आपकी जीभ बहुत चिकनी है, लिंग क्विंगटियन ने खुशी से कहा। दादाजी, वे हमारे ब्लेजिंग फ्लेम मर्सिनरी ग्रुप के सदस्य हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, लिंग रुओक्सु ने गर्व से कहा। हाँ, दादाजी जानते हैं। वह काफी समय से इन लोगों से बातचीत कर रहा था। सुएर, दादाजी ने पहले ही उनके रहने की व्यवस्था कर दी है। आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, लिंग क्विंगटियन ने कहा। धन्यवाद, दादाजी। मूर्ख लड़की, क्या तुम्हें दादाजी को धन्यवाद देने की जरूरत है? लिंग क्विंगटियन ने जानबूझकर सख्त चेहरे के साथ अप्रिय ढंग से कहा। चलो फिर इसके बारे में बात नहीं करते। मैं आज रात दादाजी के पसंदीदा व्यंजन बनाऊंगी। यह इसके जैसा ही है। और बनाओ। दादाजी के लिए यह पर्याप्त नहीं होगा, लिंग क्विंगटियन ने तुरंत कहा। अपनी पोती से खाना बनवाना आसान नहीं था। रात में बगीचे में आग लगी हुई थी और लोगों का एक समूह उसके चारों ओर बैठा था, प्रत्येक के पास ग्रिल करने के लिए कुछ था। सुएर, क्या हम रात के खाने में यही खा रहे हैं? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम दादाजी के पसंदीदा व्यंजन बनाने जा रहे हो? जब लिंग क्विंगटियन ने देखा कि हर कोई ग्रिल कर रहा था और कोई व्यंजन उपलब्ध नहीं था, तो उसने कड़वाहट भरे चेहरे के साथ अपनी कीमती पोती से शिकायत की। दादाजी, हम आज रात यही खाएंगे। बेशक, यह इसका केवल एक हिस्सा है। इसमें कुछ हिस्सा भी है जो आपने पहले कभी नहीं खाया होगा, लिंग रुओक्सु ने रहस्यमय ढंग से कहा। वह पहले से ही तैयारी कर चुकी थी और निश्चित रूप से उन्हें आश्चर्यचकित कर देगी। पहले कभी नहीं खाया। यह क्या है? सभी ने लिंग रुक्सु को उत्सुकता से देखा। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। थोड़ी देर बाद कुछ नौकर एक एक करके कुछ मेजें लाए और उन्हें एक दूसरे के पास रख दिया। फिर नौकर कुछ चीजें लाए जो बर्तनों जैसी दिखती थीं, लेकिन उन्होंने इस प्रकार का बर्तन पहले कभी नहीं देखा था। इसके अलावा सुगंध वास्तव में बहुत आकर्षक थी। सुएर, यह क्या है? लिंग क्विंगटियन ने उत्सुकता से पूछा। दादाजी, इसे हॉटपॉट कहा जाता है, लिंग रुओक्सु ने कहा। उसने अपनी लालसा को संतुष्ट करने के लिए कुछ दिन पहले हॉटपॉट के लिए कुछ बर्तनों को विशेष रूप से परिष्कृत किया था। इस दुनिया में हॉटपॉट कैसे नहीं हो सकता? हालांकि अगर लोगों को पता चले कि वह भोजन के लिए बर्तनों को परिष्कृत करने के लिए कलात्मक तकनीकों का उपयोग करती है, तो वे गुस्से से बेहोश हो सकते हैं। लेकिन कलाकृति बनाने की यह कला वास्तव में बहुत उपयोगी थी। जिस हॉटपॉट को उन्होंने परिष्कृत किया, उसके लिए बिजली या कोयले की आवश्यकता नहीं थी, और बस एक अग्निगुण वाला आध्यात्मिक क्रिस्टल ही सब कुछ व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त था। मिस, हम इस चीज का उपयोग कैसे करते हैं? फैंग दा ने उत्सुकता से पूछा। उसमें से अच्छी खुशबू आ रही थी, लेकिन जब उसने उसे खोला तो अंदर केवल सूप था। क्या वह उन्हें पीने के लिए केवल सूप ही दे रही होगी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें थोड़ी देर में खाना खाना सिखाऊंगा, लिंग रुओजू ने असहाय होकर कहा। मैं जिन लोगों को जानता हूँ वे सभी पेटू क्यों हैं? नौकर एक एक करके साफ की हुई सब्जियां और कटा हुआ मांस लेकर आए और मेज पर रख दिया। भुना हुआ मांस लाओ, लिंग रुओजू ने कहा और उन्हें बैठने का इशारा किया। फिर उसने कच्चे जानवर के मांस का एक पतला टुकड़ा उठाया और उसे गर्म बर्तन में कई बार धोया, फिर तुरंत उसे उठाया और अपने मुंह में डाल लिया। देखा, इसे ऐसे ही खाएं। अगर आपको मसालेदार खाना पसंद है तो इसे मसालेदार तरफ पकाएं। अगर आप मसालेदार खाना नहीं खा सकते हैं, तो इसे साफ सूप में डालें और फिर इसे खाने के लिए सॉस में डुबो दें, लिंग रुओक्सु ने समझाया। उत्सुकता से उसकी नकल करने से पहले हर कोई उसके बोलने के खत्म होने का इंतजार कर रहा था। आह, मेरा पेट बहुत भर गया है, फैंग दा ने संतुष्ट होकर कहा। अफसोस, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। सुएर, तुमने दादाजी को पहले इतना स्वादिष्ट कुछ चखने क्यों नहीं दिया? लिंग क्विंगटियन ने कुछ असंतोष के साथ कहा। यह पहली बार था जब उसने इतना स्वादिष्ट कुछ खाया। दादाजी, मैंने कुछ दिन पहले ही इन बर्तनों को परिष्कृत किया है, लिंग रुओक्सु ने समझाया। वह भी इसे खाना चाहती थी,
लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां कुछ भी उपलब्ध था। परिष्कृत करें। आपका मतलब है कि ये बर्तन हैं। पवित्र कलाकृतियां। क्या ये बर्तन वास्तव में पवित्र कलाकृतियां हैं? लिंग क्विंगटियन की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। ज़ुइर इतना खर्चीला कैसे हो सकता है? पवित्र कलाकृतियां। पवित्र कलाकृतियां। पवित्र कलाकृतियां जो हर किसी को ईर्ष्या से हरा कर देंगी। पवित्र कलाकृतियां जिन्हें हर कोई अपने पास रखना चाहता था, वास्तव में उनके द्वारा भोजन के लिए उपयोग की जा रही थीं। हालांकि हर कोई अवाक था, वे पहले से ही लेंग रूक्स्यू के झटके के आदी थे, इसलिए उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, लेंग रूक्स्यू ने व्यथित होकर कहा। वह कीमती कलाकृतियों को परिष्कृत करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। वे गलती से पवित्र कलाकृतियां बन गए। ज़ुइर कितना छोटा राक्षस है। लेंग रूहान ने अपनी बहन के सिर को रगड़ते हुए गंभीरता से कहा। सौभाग्य से ज़ुइर मेरी बहन है, अन्यथा मुझे भी ईर्ष्या होती। हमें इसकी आदत है, ये चेन ने शांति से कहा। हाँ, फेंग मोरन सहमत हुए। बिग ब्रदर फेंग, क्या आप घर जाकर देखना चाहेंगे? लिंग रुओजू ने अचानक पूछा। घर जाओ, अभी तक नहीं, फेंग मोरन ने उदासीनता से कहा। वो कई वर्षों से घर से निकला था और फिर कभी वापस नहीं लौटा। शायद परिवार में सभी को लगा कि वह मर गया है। बिग ब्रदर फेंग, मैं अकादमी में फेंगेओरन से मिला और उन्होंने आपके बारे में पूछा, लिंग रुओक्सू ने कहा। चूंकि बिग ब्रदर फेंग फीनिक्स शहर लौटे थे, इसलिए उनके लिए फेंग परिवार के लोगों से मिलना अपरिहार्य था। वह नहीं जानती थी कि बिग ब्रदर फेंग घर जाने को क्यों तैयार नहीं था, लेकिन उसे मानसिक रूप से तैयार होने की जरूरत थी। भागने से कोई समस्या हल नहीं होगी। चैप्टर 57, फेंग मोरन का अतीत। ओरन, क्या वह ठीक है? फेंग मोरन पूछने में मदद नहीं कर सके। जब ओरान ने घर छोड़ा तब वह बहुत छोटा था। पलक झपकते ही वह पहले से ही एक वयस्क था। बहुत अच्छा, वह अब हेवनली फीनिक्स अकादमी के सेक्रेड हॉल का छात्र है, लिंग रुओक्सू ने कहा। हेवनली फीनिक्स अकादमी में फेंग एओरन का दर्जा मेरे बाद दूसरे स्थान पर है। मैंने सुना है कि फेंग परिवार में उनका बहुत सम्मान किया जाता है। अच्छी बात है। फेंग ओरान उसका इकलौता भाई था, इसलिए उसे यह सुनकर राहत मिली कि वह अच्छा कर रहा है। जहां तक फेंग परिवार की बात है, आज सभी को जल्दी आराम करना चाहिए। लिंग रुओक्सू ने यह देखते हुए कहा कि सभी का खाना लगभग खत्म हो चुका था। बड़े भाई फेंग, आप अभी तक सो क्यों नहीं रहे? पहले ही बहुत देर हो चुकी है। लिंग रुओक्सू ने फेंग मोरन की ओर देखा, जो बगीचे में अचंभित होकर खड़ा था। मैं सो नहीं सका, तुम्हारे मन में कुछ है। अगर कोई बात नाखुश है तो मुझे बताओ। इसे अपने तक मत रखो, लिंग रुक्स्यू ने कहा। ज़ुइर, मुझे फेंग परिवार छोड़े हुए 1 दशक से अधिक समय हो गया है। जब मैंने छोड़ा था तब ओरान केवल 5 साल का था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब भी मुझे, अपने बड़े भाई को याद करेगा, फेंग मोरन ने कुछ भावुकता के साथ कहा। ज़ुइर, क्या आप जानते हैं कि मैंने उस समय फेंग परिवार क्यों छोड़ा था? फेंग मोरन ने अचानक पूछा। क्यों? लिंग रुओजू ने सहयोगात्मक ढंग से पूछा। वास्तव में, भले ही बिग ब्रदर फेंग ने यह न कहा हो, वह कमोबेश कारण का अनुमान लगा सकती थी। मेरी आध्यात्मिक शक्ति जागृत होने के बाद, मैंने योग्यता परीक्षा दी और पाया कि मेरी योग्यता बहुत कम है। तब से मेरा जीवन बदल गया। मुख्य शाखा का एक बार पसंदीदा बड़ा बेटा अचानक हर किसी की आंखों में कचरा बन गया। जो लोग एक बार मेरे पसंदीदा होने से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने मुझे नीचे आने पर मारना शुरू कर दिया, मुझे धमकाने और मुझे फंसाने के अवसर ढूंढे। बार बार फंसाए जाने के बाद मैंने घर छोड़ दिया, फेंग मोरन ने उदासीनता से कहा, जैसे कि वह किसी और के बारे में बात कर रहा हो। उस समय, जब उसके परीक्षा परिणाम आए, तो उसकी मां ने भी उसे यह कहकर सांत्वना दी कि सब कुछ ठीक है। वह फेंग परिवार की मुख्य शाखा का सबसे बड़ा बेटा था, और जब वह बड़ा हुआ तो परिवार उसे आध्यात्मिक सार की गोली देगा। उस समय उसने बड़े भोलेपन से भी ऐसा सोचा था। लेकिन जैसे जैसे वह बड़े होते गए और उनके छोटे भाई का जन्म हुआ,
उनके माता पिता धीरे धीरे उनकी उपेक्षा करने लगे। तब वह जानता था कि उसकी माँ केवल उसे सांत्वना दे रही थी। अपनी योग्यता के साथ वह आध्यात्मिक सार गोली प्राप्त करने के योग्य नहीं था, भले ही वह फैंग परिवार की मुख्य शाखा का सबसे बड़ा बेटा था। फैंग परिवार जैसे प्रमुख परिवार में एक चीज की कमी नहीं थी, वह थी वंशज, इसलिए वह वास्तव में कुछ भी नहीं था। लेकिन वह अच्छी तरह से जानता था कि जब तक वह परिवार में वापस आएगा, उसकी वर्तमान ताकत के साथ उसे निश्चित रूप से एक उत्तराधिकारी के रूप में माना जाएगा। फिर भी वो वापस नहीं जाना चाहता था। वह ज़ुएर का अनुसरण करना और उसके साथ रहना चाहता था, न केवल इसलिए कि ज़ुएर वह परोपकारी था जिसने उसकी नियति बदल दी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह केवल तभी घर जैसा महसूस करता था जब वह उसके साथ होता था। दरअसल, भले ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने परिवार नहीं छोड़ा था। वह अब भी फैंग परिवार का सदस्य था। यदि फैंग परिवार को किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ा और उसे उसकी आवश्यकता पड़ी, तो भी वह वापस आ जाएगा। लेकिन अगर फैंग परिवार ज़ुएर का दुश्मन बन जाता, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के उसके पक्ष में खड़ा होता क्योंकि अब उसके लिए ज़ुएर से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई नहीं था। जब फैंग मोरन ने अपने अतीत के बारे में बताया तो लेंग रुओक्सू ने धैर्यपूर्वक सुना। उसने उसे परेशान नहीं किया क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि बिग ब्रदर फैंग को एक श्रोता की जरूरत थी। फैंग मोरन ने ईर्ष्या से कहा, क्या आप जानते हैं कि अब मैं आपसे कितनी ईर्ष्या करता हूँ? भले ही आप एक बार एक साधारण व्यक्ति थे, आपके दादा और बड़े भाई आपको एक खजाने की तरह प्यार करते थे। आपके परिवार में आपकी स्थिति उन आश्चर्यजनक प्रतिभाओं से भी अधिक है। स्पष्ट रूप से कहें तो वे प्रतिभाएं अपने परिवारों के शक्तिशाली मोहरे मात्र थे। उन्हें अपना दर्जा पाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी, लेकिन ज़ुएर को कुछ भी करने की आवश्यकता के बिना प्यार किया गया था। दादाजी और बड़े भाई भी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं, लिंग रुओजू ने कहा। वह इस पारिवारिक स्नेह की पूरी तरह से रक्षा करेगी जो आसानी से नहीं मिला था। वह उसके रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति को मार डालेगी। बड़े भाई फैंग, इतनी कम उम्र में घर छोड़ने के बाद आपको मेरे बारे में कैसे पता चला? लिंग रुओक्स्यू ने हैरान होकर पूछा। जब बिग ब्रदर फैंग ने घर छोड़ा, तो मैं शायद अभी तक पैदा भी नहीं हुआ था। हालांकि मैं एक दशक से अधिक समय से घर नहीं गया हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं कुछ भी नहीं जानता। भाड़े की खबरें कभी कभी बहुत उपयोगी होती हैं। इसके अलावा, मैं मिशन के दौरान कुछ बार फीनिक्स सिटी गया हूँ, इसलिए मैंने स्वाभाविक रूप से लेंग रुओक्सू का नाम सुना है। तुम्हें मेरे बाद सबसे प्रसिद्ध होना चाहिए, फैंग मोरन ने चिढ़ाया। ज़ुएर से खुलकर बात करने के बाद उसे बहुत अधिक आराम महसूस हुआ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। फैंग मोरन के शब्दों ने लेंग रुक्सू को थोड़ा उदास कर दिया, लेकिन उसे यह देखकर राहत मिली कि उसने अपना मूड समायोजित कर लिया है। बिग ब्रदर फैंग, जल्दी आराम करो, लेंग रुओजू ने कहा। ठीक है। लेंग रुओजू और ये चेन प्रशिक्षण कक्ष में चले गए और देखा कि लोगों का एक समूह एक साथ इकट्ठा होकर कुछ बात कर रहा था। जैसे ही उन्होंने उन दोनों को अंदर आते देखा, उन्होंने बात करना बंद कर दिया और बस उन्हें अजीब नजरों से देखने लगे। लिंग रुओजू और ये चेन ने उनकी ओर देखने से पहले एक दूसरे पर नजरें डालीं। क्या तुम्हें नहीं पता कि चयन प्रतियोगिता शुरू होने वाली है? तुम सब वहां क्यों खड़े हो? लिंग रुओजू ने कुछ नाराजगी के साथ कहा। आप हमारे नेता बनने के योग्य नहीं हैं, एक खूबसूरत और सेक्सी महिला ने ईर्ष्या से भरे चेहरे के साथ कहा। जब वह वापस लौटी तो उसने सुना था कि सीधी सादी लेंग रुओक्सू एक अद्भुत सुंदरता थी। उसे शारीरिक रूप से देखकर उसे एहसास हुआ कि वह साधारण लड़की उसकी कल्पना से भी अधिक सुंदर थी। इसके अलावा, इतना उत्कृष्ट व्यक्ति एक साधारण व्यक्ति के साथ कैसे खड़ा हो सकता है? उन दोनों को एक मेलजोल जोड़े की तरह एक साथ खड़े देखकर उसके दिल में ईर्ष्या की ज्वाला भड़क उठी। केवल ऐसा उत्कृष्ट पुरुष ही उसके योग्य था, और केवल वही ऐसे उत्कृष्ट पुरुष के योग्य थी। आप कौन हैं? लिंग रुओक्सू कुछ दिनों से पवित्र हॉल में थी, लेकिन उसने इस महिला को कभी नहीं देखा था। लेकिन वह अपनी पहचान का अस्पष्ट अनुमान लगा सकती थी।
मैं चेन फेंग हूँ, सेक्रेड हॉल का छात्र, चेन फेंग ने गर्व से कहा। ओह, तो आप चेन फेंग हैं। जैसे ही उसके चेहरे पर एहसास आया, लिंग रुओजू ने कहा। उसके भाई ने उसे विशेष रूप से बताया था कि सेक्रेड हॉल में कुछ लोग थे जो छात्रों की नज़र में अधिक प्रतिष्ठित थे, और इसमें चेन फेंग भी शामिल थे। वह वाइस प्रिंसिपल की पोती थी। इसके अलावा इस चेन फेंग में अच्छी योग्यता थी। वह एक मध्यवर्ती आध्यात्मिक सम्राट थी। ऐसा लग रहा था कि अधिक कठिन छात्रों से निपटना जल्दी लौट आया था। हमारा पवित्र हॉल आपका स्वागत नहीं करता है। हमारा नेता एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप हमारे पवित्र हॉल को छोड़ने की पहल करें। ऐसा न हो कि आप बाद में खुद को शर्मिंदा करें, चेन फेंग ने दयालुता से याद दिले। चैप्टर 58। तब आप सभी वापस ले सकते हैं क्या? क्या आप मुझे चुनौती नहीं देंगे? और आप चाहते हैं कि मैं स्वेच्छा से हट जाऊं? लिंग रुओजू ने पूछा। आप मेरी चुनौती स्वीकार करने के योग्य नहीं हैं। बेहतर होगा कि आप अपनी जगह जानें और पवित्र हॉल से हटने की पहल करें। यह ऐसी जगह नहीं है जहां कोई साधारण व्यक्ति आ सकता है। चेन फेंग ने तिरस्कार पूर्वक कहा। स्वेच्छा से वापस ले लो। अगर मैं मना कर दूं तो क्या होगा? लिंग रुओक्सू ने चेन फेंग को एक मुस्कुराहट के साथ देखा जो मुस्कुराहट नहीं थी। फिर हम पवित्र हॉल से हट जाएंगे। चेन फेंग ने अपने तुरुप के पत्ते का इस्तेमाल किया। उन्होंने इस बारे में पहले ही चर्चा कर ली थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके हम में शामिल लोग कौन हैं? लिंग रुक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। बेशक, हम सभी। सेक्रेड हॉल में कुल 48 छात्र हैं। यदि आप पीछे नहीं हटेंगे, तो हम हटेंगे, चेन फेंग ने धमकी दी। क्या आप आश्वस्त हैं कि आप उन सभी का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? लिंग रुओजू ने उपस्थित सभी लोगों की ओर देखा। अब वहां लगभग 30 लोग मौजूद थे, जिसका मतलब था कि अभी भी ऐसे लोग थे जो यहाँ नहीं थे। बेशक, चेन फेंग अभी भी आश्वस्त थे। ठीक है, फिर आप सभी वापस ले सकते हैं। लिंग रुओक्सू ने उदासीनता से कहा, उसका स्वर इतना सहज था मानो वह कह रही हो, आज का मौसम अच्छा है। क्या कहा आपने? चेन फेंग ने पूछा। क्या मैंने गलत सुना? सभी ने लिंग रुओजू को अविश्वास से देखा। मैंने कहा, आप सभी वापस ले सकते हैं। लिंग रुक्स्यू ने दोहराया। अगर वे उसे धमकाना चाहते थे, तो उन्हें उसकी कमजोरी भी ढूंढनी थी। एकमात्र पवित्र हॉल उसके लिए कुछ भी नहीं था। आपको इसका पछतावा होगा, चेन फेंग ने गुस्से में कहा और उसके पीछे दरवाजा पटक दिया। आप अभी तक क्यों नहीं जा रहे हैं? अब आप सेक्रेड हॉल के छात्र नहीं हैं। सेक्रेड हॉल के नियमों के अनुसार, आप यहाँ रहने के लिए योग्य नहीं हैं, लिंग रुओक्सू ने व्यावसायिक स्वर में कहा। मैंने यह नहीं कहा कि मैं पवित्र हॉल से हट रहा हूँ। फेंग एओरन ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर चला गया। मैंने यह भी नहीं कहा कि मैं भी पीछे हट रहा हूँ। दरवाजे के बाहर से एक ठंडी आवाज आई और फिर काले रंग का एक सुंदर युवक अंदर आया। क्या आपने शो देखना समाप्त कर लिया? लिंग रुओजू ने फेंग एओरन पर नजर डाली। हे, फेंग एओरन ने अजीब तरह से अपना सिर खुजलाया और शर्म से मुस्कुराया। वह सिर्फ यह देखना चाहता था कि वह इस मामले को कैसे संभालेगी। वह वास्तव में उसे स्वयं को मूर्ख बनाते हुए नहीं देखना चाहता था। लिंग रुओजू ने अपनी नजर उस आदमी की ओर घुमाई जो बाद में अंदर आया था। वह लगभग 20 वर्ष का एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला व्यक्ति था। उसका स्वभाव थोड़ा ठंडा था, मानो उस पर मुझसे दूर रहो शब्द लिखा हो। इतना ठंडा आदमी वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे इच्छानुसार हेरफेर किया जा सके। किया हुआ आदमी ने अपना परिचय दिया। लिंग रुक्स्यू, मैं ये चेन हूँ, जुएर की मंगेतर, ये चेन ने अपना परिचय दिया। क्या आप सचमुच पीछे हटने का इरादा नहीं रखते? लिंग रुक्स्यू ने उदासीनता से पूछा। उनका मानना कि चेन फेंग ने उन्हें धमकाने और साथ ही अकादमी पर दबाव डालने के लिए सेक्रेड हॉल के सभी छात्रों से संपर्क किया होगा। जो छात्र आज उपस्थित नहीं हुए वे शायद कुछ मास्टरमाइंड थे। कियाओ हुआ ने कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि नेता कौन बनता है। मुझे 2 महीने में होने वाली अकादमी प्रतियोगिता की परवाह है।
उन्हें 2 महीने बाद अकादमी प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई करना था। हमें दोस्त माना जाता है, ठीक है। बेशक, मुझे आपका समर्थन करना होगा, फेंग एओरन ने कहा। धन्यवाद। लिंग रुओजू मुस्कुराई। आप अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं? लिंग रुक्सू ने थोड़ा अप्रिय होकर कहा और अपना सिर घुमाकर उन लोगों की ओर देखा जो अभी भी हिल नहीं रहे थे। आपने जो निर्णय लिया है उस पर पछतावा मत करो। चाहे कुछ भी हो, तुम्हें परिणाम स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। उनमें से कुछ लोग सचमुच अपने निर्णय पर पछता रहे थे। यह वह नहीं था जो सीनियर सिस्टर चेन ने उन्हें बताया था कि ऐसा होगा। वह बस यही चाहती थी कि वे उसका समर्थन करें और ऐसा अभिनय करें ताकि वह लिंग रुओक्सू को भगा सके। यही कारण है कि उसने उसे पूरी तरह से वापस लेने की धमकी दी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि लिंग रुक्स्यू को बिल्कुल भी धमकी नहीं दी जाएगी। उसने उन सभी को वापस जाने की अनुमति भी दे दी। वे ऐसे कैसे पीछे हट सकते हैं? जब वे अपने परिवारों के पास लौटेंगे तो वे खुद को समझाने में सक्षम नहीं होंगे। नेता, उनमें से कुछ ने लिंग रुओजू को दयनीय दृष्टि से देखा। जल्दी करो और सामान पैक करो और निकल जाओ, अन्यथा मुझे तुम्हें जाने के लिए कहने के लिए किसी को बुलाना होगा, लिंग रुक्सू ने बिना किसी भावना के कहा। हम, तुम पहले क्या कर रहे थे? अब पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वरिष्ठ भाई फेंग, हमें नेता को यह बताने में मदद करें कि हम वास्तव में छोड़ना नहीं चाहते हैं। वरिष्ठ बहन चेन ने हमें मजबूर किया। कुछ लोगों ने पवित्र हॉल में रहने के लिए चेन फेंग को तुरंत धोखा दे दिया। हालांकि फेंग एओरन लिंग रुक्सू को केवल कुछ दिनों से जानता था, वह जानता था कि उससे बात करना इतना आसान नहीं था। उसने प्रिंसिपल के लिए कोई चेहरा भी नहीं छोड़ा, अकेले ही, इसलिए उसने सिर्फ दलील न सुनने का नाटक किया। दरअसल उन्हें फ्लिप फ्लॉपर्स से भी नफरत थी। मैं प्रिंसिपल से मिलने जा रहा हूँ। मुझे आशा है कि जब मैं लौटूंगा तो मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। अन्यथा बुरा व्यवहार करने के लिए मुझे दोष मत दो, लिंग रुक्स्यू ने ठंडे स्वर में कहा और सेक्रेड हॉल से बाहर निकल गया। रुओसू, तुम यहाँ क्यों हो? मैंने एल्डर कियू से सुना कि तुमने प्रशिक्षण की व्यवस्था की है ना? लिन लियांग ने जब लिंग रुक्सू को देखा तो आश्चर्य से कहा। अब कोई प्रशिक्षण नहीं है। सेक्रेड हॉल के सभी छात्र वापस चले गए हैं, लिंग रुओक्सू ने उदासीनता से कहा। क्या? लिन लियांग को लगा कि उसने गलत सुना है। कौन पीछे हट गया? सेक्रेड हॉल के सभी छात्र वापस चले गए हैं। नहीं, ऐसे 2 छात्र हैं जिन्होंने वापस नहीं लिया है। ये चेन और मुझे मिलाकर अब सेक्रेड हॉल में केवल 4 छात्र हैं, लिंग रुओक्सू ने समझाया। क्या हुआ? लिन लियांग ने अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए पूछा। वह मूर्ख नहीं था, उसे तुरंत पता चल गया कि कोई निश्चित रूप से परेशानी खड़ी कर रहा है। चेन फेंग नाम के किसी व्यक्ति ने कहा कि मुझे अपनी मर्जी से सेक्रेड हॉल से हट जाना चाहिए, अन्यथा वे सभी पीछे हट जाएंगे। बेशक, मैं सेक्रेड हॉल नहीं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने उन सभी को वहां से चले जाने के लिए कहा, लिंग रुओक्सू ने सरलता से समझाया। एर्म, बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ ही दिनों में अकादमी में होने वाली चयन प्रतियोगिता के बारे में क्या? लिन लियांग ने चिंतित होकर कहा। प्रत्येक अकादमी में अकादमी प्रतियोगिता के लिए 30 अध्यात्मवादियों का कोटा था, लेकिन सेक्रेड हॉल में अब केवल 4 छात्र थे। अगर वे चारों गए भी, तो भी पर्याप्त लोग नहीं होंगे। वे टीम प्रतियोगिता के लिए न्यूनतम संख्या तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। दादाजी लिन, मुझे 16 विशेष प्रवेश स्थान दीजिए, लिंग रुओजू ने कहा। वास्तव में, उसने लंबे समय से अपने अधीनस्थों को अपने सहायकों के रूप में हेवनली फीनिक्स अकादमी में लाने की योजना बनाई थी। इसलिए, जब चेन फेंग ने उसे धमकी दी तो वह और कुछ नहीं मांग सकी। अन्यथा, वह वास्तव में नहीं जानती थी कि वह इस बूढ़े व्यक्ति के साथ किस प्रकार का कारण इस्तेमाल कर सकती है। चैप्टर 59, मुझे 16 विशेष प्रवेश स्थान दीजिए। 16। क्या आपको लगता है कि विशेष प्रवेश स्थान बाजार में गोभी की तरह हैं? कोई कारण होना चाहिए, लिन लियांग ने हल्के सिरदर्द के साथ कहा। उदाहरण के लिए, वहाँ कुछ विशेष होना चाहिए।
फिर दादाजी लिन ने मुझे एक विशेष प्रवेश स्थान देने के लिए क्या कारण बताया? लिंग रुक्स्यू ने उत्सुकता से पूछा। आप एक आध्यात्मिक सम्राट हैं, एक 15 वर्षीय आध्यात्मिक सम्राट, लिन लियांग ने कहा। क्या होगा यदि उनमें से सभी 16 कम से कम आध्यात्मिक सम्राट हों? लिंग रुक्सू ने जांच की। सभी आध्यात्मिक सम्राट? आपको इतने सारे आध्यात्मिक सम्राट कहाँ से मिले? यदि वे सभी आध्यात्मिक सम्राट हैं, तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन केवल तभी जब वे 30 वर्ष से कम उम्र के हों, लिन लियांग ने कहा। यदि कोई 30 वर्ष की आयु से पहले आध्यात्मिक सम्राट के रूप में आगे बढ़ सकता है, तो उसे शीर्ष परिवारों में भी एक शीर्ष प्रतिभा माना जाएगा। परिवार न केवल ऐसी प्रतिभाओं के पोषण पर ध्यान केंद्रित करेंगे, बल्कि प्रमुख अकादमियों द्वारा उनका स्वागत भी किया जाएगा। फिर दादाजी लिन, कृपया विशेष प्रवेश प्रक्रियाओं में मेरी मदद करें। ये 16 लोग सभी आध्यात्मिक सम्राट हैं, लिंग रुओक्सू ने कहा। वास्तव में 16 आध्यात्मिक सम्राट हैं, लिन लियांग ने अविश्वास में कहा। बिल्कुल, मेरा इंतजार करना। लिन लियांग ने प्रवेश प्रक्रियाएं यथाशीघ्र पूरी की। प्रिंसिपल, आपको हमें इसके लिए स्पष्टीकरण देना होगा। लिंग रुओक्सू को छात्रों को पवित्र हॉल से बाहर निकालने का क्या अधिकार है? चेन जियान प्रिंसिपल के कार्यालय में घुस गया और गुस्से से दहाड़ने लगा। वो वही थी जिसने उन्हें बाहर खदेड़ दिया था। मैंने यह क्यों सुना कि छात्रों ने खुद को वापस लेने का अनुरोध किया? लिन लियांग ने कहा। रुक्स्यू के 16 आध्यात्मिक सम्राटों के उल्लेख से वो और अधिक आश्वस्त हो गया। उन्होंने उस छोटी बच्ची की हृदय से बहुत प्रशंसा की। वो लड़की उससे कहीं अधिक साहसी और निर्दयी थी। अफसोस, मैं सचमुच बुरी हूँ, लेकिन वह वास्तव में उन छात्रों को पीछे हटने नहीं दे सकती। वे सभी आध्यात्मिक सम्राट हैं, हमारी अकादमी के सर्वश्रेष्ठ छात्र हैं और हमारी हेवनली फीनिक्स अकादमी का चेहरा हैं। अगर राइजिंग ड्रैगन अकादमी और मून शेडो अकादमी को इसके बारे में पता चलेगा, तो कौन जानता है कि वे हमारी अकादमी पर कैसे हंसेंगे। चेन जियान दहाड़ उठा। तो क्या आप चाहते हैं कि रुओजू वापस ले ले? लिन लियांग ने हल्के से पूछा। वो स्वयं पीछे हटकर इस समस्या का समाधान कर सकती है, इसलिए निश्चित रूप से उसे समग्र स्थिति पर विचार करना होगा। यह हमारी अकादमी की भलाई के लिए भी है। चेन जियान ने ऐसे कहा जैसे कि यह स्पष्ट था, यह नहीं सोचा कि उसका कारण बिल्कुल भी अत्यधिक था। क्या आप चाहते हैं कि मैं भी अकादमी छोड़ दूं और आपको प्रिंसिपल का पद दे दूं? लिन लियांग ने नकली मुस्कान के साथ कहा। बेशक नहीं, यह कैसे संभव हो सकता है? आप प्रिंसिपल हैं। चेन जियान हैरान था। सौभाग्य से, उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसने अभी अभी लगभग वही कहा था जो उसके मन में था। बिना दिमाग के वाइस प्रिंसिपल बनना असंभव था। हालांकि वह लंबे समय से प्रिंसिपल बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी क्षमता जनता को समझाने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसके अलावा, यदि 3 प्रमुख अकादमियों में से एक के रूप में उनके बीच आध्यात्मिक वर्चस्व नहीं होता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए, पूर्ण आत्मविश्वास होने से पहले, जब भी वह खाली होता तो वह प्रिंसिपल के लिए केवल कुछ तनाव ही बढ़ा सकता था। आप वास्तव में जानते हैं कि मैं प्रिंसिपल हूँ। फिर मुझसे सवाल करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इस मामले की योजना आपकी अनमोल पोती ने बनाई थी। क्या आपने इस पर पहले से चर्चा की थी? लिन लियांग ने ठंडे स्वर में पूछा। वो खेती पर ध्यान केंद्रित करते थे और अकादमी के मामलों की उन्हें लगभग कोई परवाह नहीं थी। कई चीजों के लिए, वह तब तक आंखें मूंद सकता था जब तक कि वे उसकी निचली रेखा को पार न कर जाएं। लेकिन रूहान की घटना के बाद से, ये परेशान करने वाले मामले स्पष्ट रूप से उसकी निचली रेखा को पार कर गए हैं। क्या उन्होंने वास्तव में सोचा था कि मैं उन्हें सहन करना जारी रखूंगा? यह कैसे संभव है? फेंगर हमेशा छात्रों के बीच बहुत प्रतिष्ठित रहा है। आप जानते हैं कि यह सच है, प्रिंसिपल। वे अपने नेता के रूप में लिंग रुओक्सू को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने फेंगर की तलाश की। फेंगर के पास अकादमी की प्रतिष्ठा की खातिर ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चेन जियान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा।
उन्होंने फेंगर से इसे करने के लिए किसी और को ढूंढने के लिए कहा था, लेकिन फेंगर जैसी ही स्थिति वाले छात्रों ने सभी प्रकार के बहाने बनाए थे। बिना अधिक प्रतिष्ठा वाले किसी व्यक्ति को ढूंढने से वह प्रभाव प्राप्त नहीं होगा जो वे चाहते थे, इसलिए चेन फेंग के पास अंत में प्रतिनिधि बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन फिर भी चीजें उनकी योजनाओं के मुताबिक नहीं हुई और यहाँ तक उनके नियंत्रण से बाहर हो गईं। फिर दादा के रूप में आपका क्या काम है? आप अकादमी के उप प्रिंसिपल भी हैं। क्या आप अपनी पोती को वह करने देंगे जो वह चाहती है और अकादमी की प्रतिष्ठा को नष्ट कर देगी? लिन लियांग ने सवाल किया। मुझे इसके बारे में पहले से पता नहीं था, चेन जियान ने इनकार किया। भले ही आप इसके बारे में जानते हो या नहीं, चूंकि यह मामला पहले ही हो चुका है, इसलिए बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं उन छात्रों को आपके पास छोड़ दूंगा जिन्होंने स्वेच्छा से पवित्र हॉल से हटने का अनुरोध किया था। मैं इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, लिन लियांग ने कहा। सेक्रेड हॉल से हटने की पहल करना अकादमी छोड़ने की इच्छा का संकेत देता है। इसके अलावा इस मामले की शुरुआत चेन फेंग ने की थी। इस बात का इन दादा पोती पर कितना गहरा प्रभाव पड़ा, इसकी कल्पना की जा सकती है। वह उन्हें बर्दाश्त करने के बजाय थोड़ी प्रतिष्ठा का त्याग करना पसंद करेगा। प्रिंसिपल चेन जियान को उम्मीद नहीं थी कि लिन लियांग देखभाल करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्या उन्हें अकादमी की प्रतिष्ठा की सबसे ज्यादा परवाह नहीं है? वह क्यों है? सुएर, क्या तुम ठीक हो? जब फेंग मोरन ने लेंग रुक्स्यू को वापस आते देखा तो वह चिंतित होकर पूछने से खुद को नहीं रोक सके। यह खबर कि हेवनली फीनिक्स अकादमी के सेक्रेड हॉल के छात्रों ने सामूहिक रूप से सेक्रेड हॉल से हटने का अनुरोध किया था, पूरे फीनिक्स शहर में पहले ही फैल चुकी थी। मुझे क्या हो सकता है? लिंग रुओजू हैरान थी। यह चेन फेंग और उनके वाइस प्रिंसिपल दादा ही होंगे जो मुसीबत में थे। उपनेता फेंग, मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि हमारी युवा महिला मजबूत दिमाग वाली है। यह छोटी सी बात कुछ भी नहीं है, फेंग दा ने मुस्कुराते हुए कहा। उसके दिल में उसकी युवा महिला कुछ भी हल कर सकती थी, भले ही वह आकाश जितना बड़ा हो। ठीक कहा, यह आपका इनाम है। लिंग रुओक्सू ने फेंग दा को एक सुनहरा बैज दिया। यह क्या है? यह बहुत भारी है। क्या यह सोने से बना है? फेंग दा ने पूछा। वह पैसे का लालची था। यह हेवनली फीनिक्स अकादमी के छात्र का बैज है। अब से आप अकादमी के छात्र हैं, लिंग रुओक्सू ने समझाया। क्या यह कैसे संभव है? हेवनली फीनिक्स अकादमी लिंग फेंग महाद्वीप की 3 प्रमुख अकादमियों में से एक थी। यह एक पवित्र भूमि थी जिसका अनगिनत लोगों ने सपना देखा था। उसने इसके बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। क्यों नहीं? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? लिंग रुक्स्यू ने अप्रसन्न होने का नाटक किया। हे, मिस मुझसे झूठ कैसे बोल सकती है? फेंग दा ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी और के पास उससे झूठ बोलने के कारण होंगे, लेकिन युवती के पास उससे झूठ बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। चैप्टर 60, आर यू ऑल्सो एन अल्केमिस्ट? क्या आप भी एक कीमियागर हैं? मिस, क्या मैं अब सचमुच हेवनली फीनिक्स अकादमी का छात्र हूँ? फेंग दा ने अविश्वास से पूछा। बेशक, केवल आप ही नहीं, बल्कि आप सभी भी हैं। लिंग रुओक्सू ने दूसरों की ओर देखा, जो फेंग दा को ईर्ष्या से देख रहे थे, और फिर उनमें से प्रत्येक को एक बैज दिया। बिग ब्रदर फेंग, यह आपका है, लिंग रुक्स्यू ने कहा। मैं भी। बेशक, आप 2 महीनों में अकादमी प्रतियोगिता की मुख्य शक्ति का हिस्सा हैं, लिंग रुओजू ने कहा। उन्हें इस अकादमी प्रतियोगिता में हेवनली फीनिक्स अकादमी के लिए नहीं बल्कि अपने भाई के लिए प्रथम स्थान प्राप्त करना था। क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? अकादमी में प्रवेश करते ही फू मिंगयुवान ने लिंग रुओक्सू और अन्य को रोक दिया। लिंग रुओक्सू अवाक रह गए। लोग दरवाजा बंद करके मेरे इंतजार में इतना लेटना क्यों पसंद करते हैं? मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ, लिंग रुओजू ने उदासीनता से कहा। केवल एक बार मिलने का मतलब यह नहीं है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, है ना? मैं फू मिंगयुवान, फू मिंगझू का बड़ा भाई हूँ। ओह, क्या बात है? लिंग रुओजू ने पूछा। मैं आपके साथ एक सौदा करना चाहता हूँ।
क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? फू मिंगयुआन ने पूछा। बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या डील? मुझे इसके बारे में बताओ। लिंग रुओजू ने ये चेन और अन्य लोगों पर नजर डाली। मैं पवित्र हॉल से न हटने का विकल्प चुन सकता हूँ, लेकिन मेरा एक अनुरोध है। फू मिंगयुआन ने कहा। कौन सा अनुरोध? मुझे क्रिस्टल शहद चाहिए, फू मिंगयुआन ने कहा। फू परिवार ने कई लोगों से पूछा और कई नीलामी घरों और व्यवसायों का दौरा किया, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। हालांकि उनका मानना कि लेंग रुक्स्यू के पास निश्चित रूप से कुछ होगा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें कुछ दूंगा? पवित्र हॉल से सभी के हटने की घटना अब एक बहुत बड़ा मामला बन गई है। कई प्रभावशाली परिवार आपसे नाराज हैं, और आपने लगभग जनता का गुस्सा भड़का दिया है। इसलिए अगर मैं रुकने को तैयार हूं तो इससे आपको ही फायदा होगा। कृपया इस पर विचार करें। फू मिंगयुआन ने तथ्यात्मक रूप से कहा। मुझे खेद है। आप अपने बारे में बहुत अधिक सोचते हैं। मुझे कुछ जोकरों की परवाह नहीं है। जहां तक शहद की बात है, मेरे पास कोई नहीं है, लिंग रुओक्सू ने उदासीनता से कहा। तुम्हें इसका पछतावा होगा। यह कहने के बाद फू मिंगयुआन चला गया। रुओक्सू, वे हैं। लिन लियांग अपने सामने खड़े 16 लोगों को देखकर खुद को पूछने से नहीं रोक सके। वे लोग हैं जिनका मैंने उल्लेख किया था। 15 आध्यात्मिक सम्राट और एक मध्यवर्ती आध्यात्मिक संप्रभु, लिंग रुओक्सू ने कहा। वह विशेष रूप से उन्हें दादाजी लिन को देखने देने के लिए प्रिंसिपल के कार्यालय में ले आई ताकि वह सहज महसूस कर सकें। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन रुओक्सू, ये पर्याप्त लोग नहीं हैं। अकादमी प्रतियोगिता के लिए 30 स्थान हैं। लिन लियांग ने कहा। यदि पर्याप्त लोग नहीं होते, तो वे टीम प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाते, जिससे अंतिम को प्रभावित होता। दादाजी लिन, कृपया एक घोषणा जारी करें। मैं एक परीक्षण की व्यवस्था करना चाहता हूँ। सभी महान अध्यात्मवादी भाग लेने के पात्र हैं। मैं पवित्र हॉल में शामिल होने के लिए 30 महान अध्यात्मवादियों का चयन करूंगा। महान अध्यात्मवादी पवित्र हॉल में शामिल हो रहे हैं। नहीं, महान अध्यात्मवादी पवित्र हॉल में शामिल होने के लिए योग्य नहीं हैं, लिन लियांग ने कहा। हेवनली फीनिक्स अकादमी की स्थापना के बाद से किसी महान अध्यात्मवादी के पवित्र हॉल में शामिल होने की कोई मिसाल नहीं थी। इसके अलावा, यदि वो महान अध्यात्मवादियों को पवित्र हॉल में शामिल होने देने के लिए सहमत हो गए, तो उनकी अकादमी अन्य प्रमुख अकादमियों, राइजिंग ड्रैगन अकादमी और लूनर शैडो अकादमी के सामने अपना सिर ऊंचा नहीं रख पाएगी। क्या होगा यदि मैं उन्हें आध्यात्मिक सम्राट की ओर अग्रसर कर सकूं? लिंग रुओजू को यह भी पता था कि महान अध्यात्मवादियों को सेक्रेड हॉल में शामिल करने से अकादमी प्रभावित होगी, इसलिए उन्होंने उन्हें सीधे सेक्रेड हॉल में शामिल होने देने की योजना नहीं बनाई। क्या कहा आपने? लिन लियांग ने लिंग रुओजू की ओर अपनी आंखें चौड़ी की। लिंग रुक्स्यू ने कहा, मेरे पास आध्यात्मिक सार गोलियां हैं जो उन्हें सीधे आध्यात्मिक सम्राट की ओर ले जा सकती हैं। आध्यात्मिक सार गोलियां? क्या आपके पास 30 आध्यात्मिक सार गोलियां हैं? लिन लियांग ने अविश्वास से पूछा। 30 लोगों को 30 आध्यात्मिक सार गोलियों की आवश्यकता होगी। यहाँ तक कि कोई कीमियागर भी यह कहने का साहस नहीं कर सकता कि उनके हाथ में 30 आध्यात्मिक सार गोलियां थीं। यह ज्ञात था कि आध्यात्मिक सार गोलियां बनाना बहुत कठिन था। बिल्कुल। कहाँ? लिंग रुओजू ने एक जेड बोतल निकाली। लिन लियांग ने तुरंत अधीरता से उसे पकड़ लिया, बोतल का ढक्कन खोला और सूंघा। वे वास्तव में आध्यात्मिक सार गोलियां थीं, लेकिन गंध जो वह जानता था उससे थोड़ी अलग लग रही थी। यह अधिक सुगंधित और शुद्ध था, और जो उसने देखा था उसकी गुणवत्ता बहुत बेहतर थी। आपको वे कहाँ मिले थे? लिन लियांग ने आश्चर्य से पूछा। इस लड़की के पास बहुत सारे रहस्य हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि रूहान ने उसे अपने स्थान पर प्रतिस्पर्धा करने की सिफारिश की। मैंने इन्हें स्वयं बनाया है। लिंग रुओक्सू ने पहले ही तय कर लिया था कि वह दादाजी लिन से कीमियागर के रूप में अपनी पहचान नहीं छिपाएंगी। अफसोस, मैं मूल रूप से कम प्रोफाइल रखना चाहती थी, लेकिन वे लोग रुकेंगे नहीं। क्या आप भी एक कीमियागर हैं? यह बस एक सुखद आश्चर्य था। यह लड़की कम से कम एक मास्टर कीमियागर थी क्योंकि वह आध्यात्मिक सार गोलियां बना सकती थी।
हाँ, दादाजी लिन, यह एक रहस्य है। ओह, मुझे पता है। चूंकि रोजू इसे प्रकट नहीं करना चाहता था, निश्चित रूप से वह इसे गुप्त रखेगा। रुओक्सु, हर कोई जानता है कि आध्यात्मिक सार की गोली लेने के बाद उनकी साधना की गति बहुत धीमी हो जाएगी। हमारी अकादमी के छात्र 10 लाख में से एक हैं और उनमें सबसे अच्छी योग्यता है। मुझे डर है कि वे सहमत नहीं होंगे। लिन लियांग ने कहा, उनकी अकादमी के छात्रों को आध्यात्मिक सार की गोली लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। आध्यात्मिक सम्राट की ओर आगे बढ़ना उनके लिए बस समय की बात थी। प्रिंसिपल, हम सभी ने मिस द्वारा बनाई गई आध्यात्मिक सार गोलियां ले ली हैं। 3 महीने से भी कम समय हो गया है, और मैं पहले से ही एक उन्नत आध्यात्मिक सम्राट हूँ। लिन युआन, जिसने लिंग रुओजू की निगाहें प्राप्त की, ने जल्दी से कहा। फिर से, लिन लियांग ने आश्चर्य से कहा, यदि ऐसा होता, तो क्या इन आध्यात्मिक सार गोलियों को प्राप्त करना और भी कठिन नहीं होता? बेशक, लेकिन केवल मिस द्वारा गढ़ी गई आध्यात्मिक सार गोलियों का ही ऐसा प्रभाव होता है। दूसरों के पास नहीं होता। लिन युआन अब उस युवा महिला की पूरी प्रशंसा कर रहा था। वह उसकी आदर्श, उसकी देवी थी। रुओक्सु, क्या यह सच है? लिन लियांग ने चमकती आंखों से लिंग रुक्स्यू को उत्सुकता से देखा। हाँ, मेरी आध्यात्मिक सार गोलियों में से एक लेने के बाद, यह एक व्यक्ति के संविधान में सुधार कर सकता है, और भविष्य में उनकी साधना की गति भी तेज हो जाएगी। लिंग रुक्स्यू ने इससे इनकार नहीं किया। यह सचमुच बहुत बढ़िया है। लिन लियांग इतना खुश था कि वह खुशी से नाच रहा था। देखते हैं वे लोग अब क्या कहने की हिम्मत करते हैं। सुएर, आप यह परीक्षण कब शुरू करने की योजना बना रहे हैं? लिन लियांग ने पूछा। 1 सप्ताह बाद। उन्हें इस पर ध्यान से सोचने के लिए कुछ समय दें, लिंग रुओक्सु ने कहा।